लेकर आए हैं एक ऐसी धमाकेदार कहानी, बाबा यागा सेव्स द न्यू ईयर। एक ऐसी स्टोरी जिसमें मैजिक, थ्रिल और न्यू ईयर का एक बहुत ही अलग मजा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि बाबा यागा कौन है, तो चिल मारो, हमने पहले ही इसका पहला पार्ट एक्सप्लेन किया है, जिसमें आपको पूरी बैक स्टोरी मिलेगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो पहले उसे जाके चेक कर लो। और हाँ, एक और क्रेजी फैक्ट बताऊं, बाबा यागा सिर्फ एक रशियन फोकटेल की विलन नहीं है, बल्कि दुनिया के अलग अलग कल्चर्स में इसके अलग अलग वर्जन मिलते हैं। कभी ये हीरो बन जाती है, तो कभी यही हमारी हीरो एक विलन के रूप में सामने आ जाती है। अब ये जानने के लिए नए साल में बाबा यागा क्या धमाका करने वाली है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो शॉकिंग रिवेलेशन होने वाले हैं, अगर आपने उसे मिस कर दिया तो फिर मत सोचना। तो चलिए थ्रिलर एक्सप्लोरर के साथ बने रहिए और अब कहानी शुरू करते हैं। लेकिन एक सेकेंड, अगर अभी तक आपने थ्रिलर एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही और स्टोरीज के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू द चैनल, जिससे आपको ऐसी कहानियां और आगे मिलती रहे। मूवी के स्टार्टिंग में हमें रशिया का मॉस्को सिटी दिखाया जाता है, जहां पर यूरा नाम का एक बच्चा अपनी माँ जेसिका से पूछता है कि बर्फ की रानी और सेंटा में दुश्मनी क्यों है और क्या ये लोग सच में एग्जिस्ट करते हैं। उसकी माँ कहती है, हजारों साल पहले जादू सीखना आम बात थी। तब जादूगर आम लोगों के बीच ही रहा करते थे और जो बच्चे जादू सीखना चाहते थे वो जादू के स्कूल में जाया करते थे। इन्हीं बच्चों में सेंटा और स्नो क्वीन भी थे। दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन सेंटा ज्यादा होशियार थे, इसलिए जादू में बेहतर परफॉर्म करने की वजह से उन पर ही जादू का क्रिस्टल मिला। इससे स्नो क्वीन को बहुत ज्यादा बुरा लगा और वो इतनी ज्यादा जेलस हो गई कि उसमें भर भर के नफरत बढ़ने लगी। बड़े होने पर स्नो क्वीन ने बर्फ को कंट्रोल करने की शक्ति हासिल करी और उसने सारी दुनिया में आतंक मचाकर लोगों के दिलों में नफरत और बुराई भर दी। फिर उसने जादू सिखाने वाले स्कूल पर भी कब्जा करके उसको अपना महल बना लिया। तब सैंटा ने उसे हराया और उसकी ही जादू की छड़ी के अंदर उसे कैद कर दिया। लेकिन रानी की वो जादू की छड़ी उसी की एक सेविका पक्षी उठा कर ले गई। ये कहानी सुनकर यूरा अपनी माँ से पूछता है कि क्या वो बर्फ की रानी कैसे आजाद हो सकती है। जेसिका कहती है, ऐसा कहा जाता है कि बर्फ की शक्तियों के साथ जन्मा कोई बच्चा अगर रानी की जादुई छड़ी को उठा ले तो रानी आजाद हो जाएगी। ये सब सुनकर यूरा को अपने पिता एंड्रयू अपनी पत्नी से कहता है कि तुम बच्चों को साइंस के बारे में बताओ, क्योंकि ये सब किस्से कहानियां झूठे हैं और इनमें कोई भी सच्चाई नहीं होती। अगले सीन में हमें सैंटा को दिखाया जाता है, जो रशिया में एक गुप्त जगह पर अपनी गिफ्ट फैक्ट्री पर आते हैं, जहां पर सारे एम्प्लॉयज छोटे छोटे बौने नए साल पर लोगों को बांटने के लिए गिफ्ट तैयार कर रहे होते हैं। सांता वहां के बौने मैनेजर से कहता है कि मेरी गाड़ी पर ये सारे गिफ्ट रखवा दो, तो बौने उनकी गाड़ी पर गिफ्ट रखने लगते हैं। अगले सीन में फेरी वर्ल्ड में रहने वाली रशिया की महान जादूगरनी बाबा यागा और उनकी दो सेविकाओं को दिखाया जाता है। बाबा यागा की सेविका किकी उनसे कहती है कि नया साल आ रहा है, क्या हम कुछ दिन छुट्टी लेकर घूम नहीं सकते। पिछली बार जब हम इस जंगल के बाहर निकले थे, तब जादूगर कौशी से लड़ाई करनी थी। यागा कहती है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक हम इस अदृश्य द्वार को पार नहीं करने वाले और इंसानों की दुनिया में बिल्कुल नहीं जाने वाले। अगले सीन में हमें बिजनेसमैन वेंका और उसकी पत्नी मारिया को दिखाया जाता है। पिछले सीजन में हमें जादूगर कौशी को हराने के बाद में दोनों ने शादी कर ली थी। मारिया कहती है कि हम नया साल कैसे मनाएंगे, तो वेंका अपनी जादू के टेबल क्लॉथ पर खाने पीने की चीजें प्रकट कर देता है। यहाँ घर पर ये सुनकर मारिया नाराज हो जाती है और वो वेंका को बाजार के मेले में उसके लिए कुछ खास लाने को कहती है। वहीं उनकी पड़ोसी जेसिका भी अपने पति एंड्रयू से यूरा को मेले में ले जाने के लिए कहती है। बिल्डिंग से निकलते वक्त एंड्रयू और वेंका मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी बीवियों के बारे में बातें करते हुए बाजार में निकल जाते हैं। वहीं यूरा की माँ जेसिका सांता की गिफ्ट फैक्ट्री में काम करने के लिए चली जाती है। बाहर किसी को नहीं पता होता कि वो सांता की सीक्रेट फैक्ट्री में काम करती है। उधर बाजार के मेले में दो रहस्यमय लोग एक छड़ी दिखाकर सबसे कहते हैं कि जिसको भी जादू में विश्वास ना हो, वो इस छड़ी को उठाकर दिखाए, उसे जादू में यकीन हो जाएगा। बाकी लोगों की तरह वेंका और एंड्रयू और यूरा भी उन लोगों को ऐलान सुन रहे होते हैं। एंड्रयू कहता है कि जादू जैसा कुछ नहीं होता, ये लोग यहाँ पर सबको बेवकूफ बनाने आए हैं। इसी बीच में कुछ लोग एक एक करके जाते हैं और उस छड़ी को स्टैंड से उठाने की कोशिश करते हैं, पर हैरानी की बात तो ये होती है कि कोई भी उस छड़ी को उठा ही नहीं पाता और लोगों के हाथ सुन्न पड़ जाते हैं। एंड्रयू वेंका से कहता है कि इसके अंदर जरूर कोई मैग्नेट होगा। अब जब भी कोई छड़ी नहीं हिला पाता तो यूरा भी छड़ी उठाने के लिए जाता है और हैरानी की बात तो ये होती है कि यूरा उस छड़ी को उठा लेता है
और उसका ऐसा करते ही छड़ी के अंदर से कैद बर्फ की रानी आजाद होकर बाहर आ जाती है। रानी के दोनों सेवक सबसे कहते हैं कि बर्फ की रानी वापस आ गई है। वहीं पर मौजूद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। वो लोग कहते हैं कि ये किसी टेक्नोलॉजी का कमाल है। इसी दौरान जब एक पुलिस वाला बर्फ की रानी को वहीं पे हटाने आता है तो वो उसे बर्फ का पुतला बना देती है। अब रानी की बुराई की शक्ति से वहां पर मौजूद सभी स्वार्थी लोगों के अंदर प्यार कम होने लगता है और वो सब डर के अपना घर लौट जाते हैं। फिर रानी अपनी खतरनाक योजना को अंजाम देने के लिए यूरा को अपने साथ लेकर जाना चाहती है, लेकिन तभी एंड्रयू उसे अपने बेटे को साथ नहीं ले जाने देता। तो रानी उस और उसका सेवक एंड्रयू को अपने जादू से एक केटल में बदल देता है। अब रानी यूरा को लेकर वहां से गायब हो जाती है। छिपकर ये सब देख रहा वेंका सबके जाने के बाद में केटल को उठा लेता है और घर पहुंचकर मारिया को केटल दिखाते हुए कहता है कि ये हमारा पड़ोसी एंड्रयू है और बर्फ की रानी ने इसे ऐसा बना दिया है और उसके बेटे को भी लेकर चली गई है। जरूर वो किसी खतरनाक योजना को अंजाम देने वाली है। इस पर मारिया कहती है कि फिर हमें पिछली बार की तरह ही इस बार भी बाबा यागा की मदद लेनी होगी। अगले सीन में हमें सांता दिखाया जाता है जो मौसम में अचानक से गलन वाली बर्फ देखकर चिंता में पड़ जाते हैं। तभी बर्फीली हवाओं के बवंडर के बीच में उन्हें एक उनका पोता यूरा जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। तो सेंटा उसे उठाकर फैक्ट्री के अंदर लेकर जाते हैं और उससे पूछते हैं, बेटे तुम यहाँ कैसे आए? यूरा कहता है कि इसका मतलब ये सच है कि आप मेरे दादाजी हैं। अब इससे पहले कि सेंटा उसे कुछ और बताते, बर्फ की रानी वहां पर आ जाती है और वो कहती है, तो ये तुम्हारा ही पोता है और मैं यही चेक करने के लिए उसे यहाँ पर लेकर आई थी, क्योंकि इस पर ठंड का असर नहीं होता और इसके अंदर भी मेरी तरह बर्फ को कंट्रोल करने की शक्ति छुपी है। वो सेंटा का जादुई क्रिस्टल लेकर उसे अपने जादू की छड़ी में लगा लेती है। सेंटा रानी से कहता है कि नफरत ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, पर रानी सेंटा की एक नहीं सुनती और क्रिस्टल लगी हुई जादू की छड़ी से उन्हें बर्फ की सीली के अंदर जमा देती है। अगले सीन में मारिया और वेंका को दिखाया जाता है जो गुप्त रास्ते के जरिए परिवन के अंदर में आ जाते हैं और बाबा यागा से मिलकर उन्हें केटल को वापस एंड्रयू बनाने और बर्फ की रानी को रोकने को कहते हैं। तो बाबा यागा अपनी जादू की शक्ति से केटल को वापस एंड्रयू बनाने की कोशिश करती है, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती और मारिया से कहती है कि रानी को काले जादू के खिलाफ अकेला ही मेरा जादू काम नहीं कर पाएगा, इसलिए इसे ठीक करने के लिए और रानी को हराने के लिए मुझे सेंटा की जरूरत पड़ेगी। मारिया पूछती है, और वो हमें कहाँ मिलेंगे? यागा कहती है, मेरे साथ चलो मैं बताती हूँ। अब वेंका केटल को उठा लेता है और मारिया के साथ में यागा की जादुई बकेट में सवार हो जाता है। यागा अपनी जादुई झाड़ू को घुमाकर उड़ती हुई बकेट में सवार होकर सेंटा से मिलने निकल पड़ते हैं। सेंटा के अड्डे पर पहुंचने के बाद में यागा उन्हें बर्फ की सीली में जमे हुए देखती है। वो वेंका और मारिया से कहती है, अब क्या होगा? एक यही तो थे जो बर्फ की रानी को हरा सकते थे। वहीं पर वेंका और सेंटा की छड़ी मिलती है। यागा कहती है, इसमें जादुई क्रिस्टल नहीं है, इसका मतलब रानी क्रिस्टल भी ले गई। इसके बाद में उसकी शक्तियों कई गुना बढ़ जाएगी। मारिया कहती है, तो आप किसी तरह सेंटा को बर्फ की सीली से बाहर नहीं निकाल सकती? यागा कहती है कि काले जादू की बर्फ है, इसलिए मैं इस जादू को नहीं तोड़ सकती। इसे तोड़ने के लिए मुझे ज्वाला पक्षी का पंख चाहिए। वेंका कहता है, वो पक्षी तो कई सालों पहले पाया जाता था और हमारी दुनिया में अब ऐसा कोई भी पक्षी अवेलेबल नहीं है। यागा कहती है कि जादूगरों की दुनिया में ऐसे खास सामग्री बेचने वाला एक व्यापारी है जो अंदर से ट्रेन पर अपनी दुकान चलाता है। वेंका कहता है, तब तक हम लोग क्या करें? यागा कहती है, यहीं रहकर इस जगह की देखभाल करो। फिर यागा परिवन वापस लौट आती है। अगले सीन में बर्फ की रानी यूरा को दिखाया जाता है जो रानी दुनिया की सबसे ठंडे क्षेत्र में पहुंचकर वहां पर जादू की छड़ी से बर्फ का एक महल तैयार करती है। इसके बाद में पहले तो वो दुनिया को भयंकर ठंड से जमा कर देने वाले 4 जंजीर उत्पन्न करती है, फिर 4 हिम सांड मतलब कि याच। अब वो उन चारों सांडों को आदेश देती है कि चारों दिशाओं में और चारों जंजीरों से जाओ। जहां जहां पर जंजीरें जाएंगी वहां वहां पर भयंकर पाला और ठंड फैलने लगेगी और लोगों के अंदर प्यार और अच्छाई जम जाएगी, जिससे नफरत और ईर्ष्या बढ़ेगी और दुनिया की अच्छाई पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। रानी का आदेश पाकर चारों याक हिम जंजीरों लेकर दुनिया के चारों दिशाओं में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर बाबा यागा परिवन के बीच में एक विशेष जगह पर अपनी छड़ी ठोक कर वहां से गुजरने वाली एक अदृश्य ट्रेन की पटरी नजर आने लगती है और वो उस पर चलने वाली एक जादू की ट्रेन यागा के सामने आकर रुक जाती है। यागा उसके अंदर जाती है जहां पर सारे काम जादू से अपने आप हो रहे होते हैं। उस ट्रेन के अंदर वो व्यापारी यागा से पूछता है कि आज इतने सालों बाद तुम ट्रेन में कैसे आई?
जरूर तुम्हें कोई खास चीज चाहिए होगी। यागा कहती है कि मुझे ज्वाला पक्षी का पंख चाहिए। तो व्यापारी कहता है कि वो तो बहुत दुर्लभ है, उसके बदले में तुम्हें मुझे अपनी किस्मत के धागे चाहिए, जिससे मैं खुद अपनी किस्मत का मालिक बन सकूं, जैसे कि आप अपनी किस्मत की मालकिन हो। यागा कहती है ये संभव नहीं है, क्योंकि सभी की किस्मत के धागे किस्मत की देवी माँ के पास है, और जब से मैंने उनके पास से अपनी किस्मत का धागा चुराया है तब से मेरी और उनकी नहीं बनती। व्यापारी उन्हें ज्वाला पक्षी के पंख दिखाकर कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें उसके बदले मुझे मेरी किस्मत के धागे देने ही होंगे, और अगर तुम्हें कोई छोटी मोटी चीज चाहिए तो वो मैं तुम्हें वैसे ही दे सकता हूँ। यागा कहती है अगर ऐसा है तो मुझे रूपांतरण पाउडर दे दो, फिर मैं तुम्हारी किस्मत के धागे लाने में कामयाब रही तो ज्वाला पक्षी के पंख ले जाऊंगी। व्यापारी उनकी बात मानकर उन्हें एक थाली रूपांतरण पाउडर दे देता है। अगले सीन में बर्फ के महल में बर्फ की रानी को दिखाया जाता है, जो यूरा को अपने साथ मिलाने के लिए उससे कहती है कि अब तुम्हें मेरे साथ में यहीं रहना है, इसलिए तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें लाकर दे सकती हूँ। यूरा कहता है कि तुम बुरी हो, तो मुझे मेरे मॉम डैड के पास जाना है। रानी कहती है कि देखो अगर मैं बुरी होती तो मैं तुमसे तुम्हारी इच्छाएं नहीं पूछती। यूरा एक साफ दिल बच्चा होता है और उसे रानी की चालबाजी समझ में नहीं आती, इसलिए वो रानी से कहता है कि अभी के लिए तो मुझे एक कुत्ता दे दो। तो रानी जादू से उसके लिए एक प्यारा सा कुत्ता लाकर दे देती है। अगले सीन में बाबा यागा को दिखाया जाता है, जो जंगल में वापस आकर अपनी माँ तक पहुंचने वाले जादू के द्वार के सामने खड़ी होती है। वहां पर वो केटल को जमीन में रखकर उससे रूपांतरण पाउडर छिड़कती है, जिससे केटल बना एंड्रयू अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है। पर खुद को सामने बाबा यागो को देखकर वो घबराकर उनसे पूछता है कि आप कौन हो और मैं यहाँ जंगल में कैसे आ गया। यागा कहती है कि मैंने ही तुम्हें केटल से वापस इंसान बनाया है और मैं बाबा यागा हूँ। एंड्रयू कहता है यानी कि बर्फ की रानी और आप सच में हो। यागा कहती है हाँ। दूसरी तरफ उनमें बर्फ की रानी की सेविका पक्षी उड़कर उनके पास आती है और उनसे पूछती है कि मेरे लिए क्या आदेश है रानी साहिबा। रानी कहती है कि हिमजंजी दुनिया में ठंड और नफरत बढ़ा रही है, जिसे सिर्फ सांता ही रोक सकता है, लेकिन मैंने तो उसे बर्फ की सीली में कैद करके रखा है और बिना ज्वाला पंख पक्षी के वो बर्फ नहीं पिघल सकती, इसलिए जहां कहीं भी वो पंख हो तुम उसे मेरे पास ले आओ। स्नो क्वीन कहती है। हिम पक्षी बोलती है ठीक है। जंगल में यागा अब तक की सभी घटनाओं के बारे में एंड्रयू को बताते हुए कहती है कि व्यापारी की किस्मत के धागे लाने के लिए मुझे अपनी माँ की दुनिया में जाना होगा। एंड्रयू बोलता है कि मैं किसी किस्मत को नहीं मानता, इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। ये सुनकर यागा मुस्कुराकर कहती है फिर तो मेरा काम और आसान हो जाएगा, तुम्हें मेरी माँ को अपनी बातों में उलझाना पड़ेगा और मैं मौका देखकर गुप्त कमरे में व्यापारी की किस्मत के धागे उठा लूंगी। यागा एंड्रयू का रूप बदल देती है। एंड्रयू हैरानी से पूछता है इसकी क्या जरूरत है। यागा कहती है तुम्हारी किस्मत और बॉडी अलग होगी तो मेरी माँ कंफ्यूज हो जाएगी और हमारा काम आसान होगा। जादुई द्वार खुलता है और दोनों उसके अंदर चले जाते हैं, जहां पर किस्मत की देवी का महल में पहुंचते हैं। महल की सीढ़ियों पर किस्मत की देवी खड़ी होती है। उन्हें देखकर एंड्रयू बोलता है क्या आपकी माँ होकर इतनी जवान है और आप इतनी बूढ़ी, ये कैसा हो सकता है। तो थ्रिलर फैंस इसका एक्सप्लेनेशन भी पार्ट 1 में है। यागा कहती है कि ये जानने के लिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ पार्ट 1 देखना होगा। जोक्स अपार्ट, चलिए यागा की माँ उससे कहती है कि 1000 साल हो गए तब से तुम अपनी किस्मत के धागे चुराकर यहाँ से भाग गई थी, फिर आज यहाँ क्यों आई हो। यागा उन्हें कंफ्यूज करने के लिए कहती है कि मैं तुम्हारे दावे को चैलेंज करने आई हूँ। तुमने कहा था कि हर आदमी की किस्मत के धागे तुम्हारे पास है और तुम ही उन्हें सुलझा या उलझा सकती हो, पर यह आदमी कहता है कि यह अपनी किस्मत का मालिक खुद है। ये सुनकर यागा की माँ चौंक जाती है और उसे अपने साथ महल के अंदर ले जाती है। वहां पर वो कहती है कि यह इम्पॉसिबल है, दुनिया में हर इंसान की किस्मत होती है और सबकी किस्मत के धागे मेरे गुप्त कमरे में हैं। यहाँ से सिर्फ तुम ही हो जो अपने धागे चुरा कर ले जाने में कामयाब हो पाई हो। एंड्रयू बोलता है मुझे ये सब में विश्वास नहीं है और मैं ये सब बिल्कुल नहीं मानता। इंसान की किस्मत उसके हाथ में होती है। इस बात पर किस्मत की देवी और एंड्रयू में बहस होने लगती है और मौके का फायदा उठाकर यागा उस जादुई कमरे में और चिमनी के ऊपर रखे हुए किस्मत की किताब उठा लेती है। तभी उसकी माँ अपने जादू के गोले की तरफ इशारा करते हुए एंड्रयू की किस्मत के बारे में जानने में बिजी हो जाती है और उसी की पीठ के पीछे यागा एंड्रयू को वो किताब देकर किस्मत के धागे रखे हुए कमरे की तरफ जाने लगती है। पर तभी देवी एंड्रयू की तरफ मुड़ जाती है और यागा पर नजर पड़ जाती है। देवी उसे कमरे में जाने से रोकने लगती है, लेकिन तभी एंड्रयू उस किताब के खाली पन्ने खोलकर देवी के सामने रख देता है।
किताब के उन पन्नों में दिखे हुए एंड्रयू और डेवी दोनों का एक चित्र बना के किताब में छप जाते हैं। अगले सीन में सेंटा की फैक्ट्री में वैंका और मारिया की मुलाकात उनकी पड़ोसन जेसिका से होती है। मारिया हैरान होकर कहती है, तुम सेंटा के फैक्ट्री में काम करती हो? जेसिका कहती है, हाँ, पर किसी को बताना मत। और तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे? वैंका उसे सब कुछ बताती है जो अब तक हुआ था। तभी बर्फ की रानी वहां पर आ जाती है और वो जेसिका से कहती है, यूरा के दादाजी को तो मैंने पहले ही बर्फ में कैद कर दिया है। अब तुम्हारी बारी। अब इस फैक्ट्री में सिर्फ 2 मूर्तियां बनेगी और ये लोग मेरी पूजा करेंगे। रानी अपने जादू से जेसिका, वैंका और मारिया को भी बर्फ का पुतला बना देती है। रानी ज्यादातर फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का दिमाग कंट्रोल कर लेती है और उसे अपनी छोटी छोटी मूर्तियां बनवाकर लोगों में बांटने लगती है। दूसरी तरफ रानी के सारी दुनिया में ज्यादातर हिस्सों में अब जंजीर फैले हुए होते हैं, जिससे बहुत ज्यादा ठंड और बहुत ज्यादा बुराई छा जाती है। इधर यागा की किस्मत के धागों वाले गुप्त कमरे तक पहुंचना आसान नहीं होता, क्योंकि कमरे के द्वार पर उसे एक पहेली पूछता है। वो क्या है जो सबका अलग अलग होता है, लेकिन इसकी कोई परछाई नहीं होती। थोड़ी देर सोचने के बाद में यागा कहती है, परछाई। सही जवाब पर दरवाजा खुल जाता है और यागा अंदर चली जाती है। अंदर दुनिया भर के लोगों की किस्मत धागों के गोले में कैद होती है। यहाँ पर व्यापारी का धागा यागा ढूंढने लगती है। अगले सीन में रानी यूरा के पेरेंट्स के खिलाफ में भड़का रही होती है। रानी उससे कहती है कि तुम्हारे अंदर ठंड को कंट्रोल करने की पावर्स है, बस तुम्हें उसे जगाना होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पर तुम्हारे पापा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। बेचारा यूरा इस बात से अनजान होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में अपने पेरेंट्स को प्यार को लेकर शक पैदा होने लगता है। इधर यागा किस्मत का धागा लेकर गुप्त रास्ते से निकल जाती है और किस्मत की किताब के पास में पहुंचती है। यागा उस किताब से एंड्रयू का पन्ना फाड़कर उसे झटक देती है और वापस लगाकर किताब वहीं रख देती है। फिर दोनों महल से निकल जाते हैं और गुप्त द्वार के जरिए दोनों वापस जंगल में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ यानी यूरा को बुराई के जादू के अंदर की शक्ति का इस्तेमाल करना सिखाती है। वहीं पर यागा और एंड्रयू व्यापारी के पास जाकर उससे उसकी कीमत का धागा दे देते हैं। व्यापारी बदले में उन्हें ज्वाला पक्षी का पंख वाला बॉक्स देता है, लेकिन तभी रानी की सेविका हिम पक्षी वहां पर पहुंच जाती है और एंड्रयू से वो बॉक्स छीनने लगती है। एंड्रयू बॉक्स यागा को दे देता है, लेकिन सेविका तलवार लेकर यागा का पीछा करने लगती है। ये सब देखकर व्यापारी अपने यांत्रिक पुतले सेविका पर हमला करवा देता है, पर सेविका उस पुतले को काट डालती है। तभी एंड्रयू के हाथ से आग निकलने लगती है, जिससे वो सेविका पीछे हटकर पक्षी बन जाती है और मौका देखकर व्यापारी उस पिंजरे में कैद कर लेता है। अगले सीन में बर्फ का महल दिखाया जाता है और वहां पर रानी यूरा के दिल में बुराई का जादू कर चुकी होती है। इधर यागा और एंड्रयू सांता के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां पर ज्वाला पक्षी के पंख और कुछ दवाइयां का काढ़ा बनाकर वो उन लोगों को सांता के बर्फ में जमे शरीर के पास रख देते हैं। धुएं और दवाओं के प्रभाव से बर्फ पिघलने लगती है और सांता बाहर आ जाता है। यागा एंड्रयू से कहती है कि तुम्हारे हाथों से आग क्यों निकली, क्योंकि तुम तो सांता के बेटे हो। जिस तरह से यूरा के अंदर ठंड कंट्रोल करने की शक्ति है, वैसे ही तुम्हारे अंदर आग कंट्रोल करने की शक्ति है, बस तुम्हें इसे जगाना पड़ेगा। सांता कहते हैं कि मुझे जल्दी से रानी से अपना क्रिस्टल और अपना पोता वापस लेना होगा। एंड्रयू कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि आप सांता क्लॉस हैं। यागा कहती है, ये सब छोड़ो, बस इतना याद रखो कि हम यूरा के दिल में प्यार और अच्छाई जगा पाए तो हमें रानी को हराने में काफी मदद मिलेगी। इसी बीच दुनिया को बुराई की जंजीरों में जकड़ चुकी होती है और रानी यूरा से कहती है कि अब हर तरफ हमारा राज है, तुम मेरे राजकुमार बनकर सिंहासन पर बैठ जाओ। तभी यागा, सेंटा और एंड्रयू जादुई बाल्टी में सवार होकर रानी के महल के पास पहुंच जाते हैं। अंदर बुराई के वश में आ चुका यूरा सिंहासन पर बैठ चुका होता है। उसके सिंहासन पर बैठते ही रानी की शक्तियां और ज्यादा बढ़ जाती है और चारों तरफ बर्फ की भयंकर लहर फैल जाती है। महल के अंदर आते ही सांता, यागा और एंड्रयू को देखकर रानी कहती है कि तुम लोग बहुत देर से आए। अब यूरा के दिल में बुराई है। ठंड की शक्ति होने की वजह से अब वो बुराई का राजकुमार बन चुका है। यागा एंड्रयू से कहती है कि तुम्हें अपने बेटे को संभालने की कोशिश करो, मैं और सांता रानी से निपट लेंगे। तभी रानी अपने याग के साथ में यागा की तरफ छोड़ देती है, लेकिन यागा अपनी जादुई छड़ी से एक याग को पिघला देती है। ये देखकर बाकी सारे याग यागा से पीछे हट जाते हैं। बचने के लिए यागा महल से बाहर खुले मैदान की तरफ भागती है। तभी दोनों याग दोनों तरफ से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, तो यागा जादुई काढ़ा पीकर गायब हो जाती है और दूसरी तरफ खिसक जाती है, जिसकी वजह से दोनों आपस में टकरा कर नष्ट हो जाते हैं।
महल के अंदर रानी सांता से कहती है कि इस बार तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, क्योंकि इस बार मेरे पास तुम्हारे पोते की शक्ति और क्रिस्टल दोनों है। सेंटा कहता है ईर्ष्या और नफरत ने तुम्हें अंधा कर दिया है। इस दौरान एंड्रयू सिंहासन पर बैठे हुए यूरा के पास जाकर उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन यूरा के दिल में अपने पिता के लिए अब कोई प्यार नहीं होता। वो कहता है कि यहाँ से चले जाओ, तुम बस साइंस को मानते हो, मुझे नहीं। बाहर यागा आखिरी याक को भी बर्फ में दफन कर देती है। अंदर सैंटा बिना क्रिस्टल के कमजोर पड़ चुका था और रानी उस पर जानलेवा हमला कर देती है। तभी एंड्रयू उसे समझाता है कि यूरा को सिर्फ प्यार की जरूरत है। एंड्रयू वही लोरी गाता है जो यूरा को बचपन में सुलाने के लिए गाता था। लोरी सुनते ही यूरा के दिल से और दिमाग से नफरत का पारा उतर जाता है और वो अपने पिता को प्यार से गले लगा लेता है। यूरा के सुधरते ही रानी की छड़ी की शक्ति कमजोर पड़ जाती है और वो गुस्से में एंड्रयू और यूरा पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एंड्रयू के हाथ से आग निकलती है जो रानी की हमला बेकार हो जाता है। रानी के हाथ की छड़ी गिर जाती है और यूरा उस छड़ी से क्रिस्टल निकालकर वापस सैंटा की छड़ी में लगा देता है। छड़ी मिलते ही सैंटा की शक्ति वापस आ जाती है। सैंटा अपनी शक्तियों से रानी और उसके बर्फ से बनी हुई चीजें नष्ट कर देता है और रानी के खत्म होते ही दुनिया से बर्फ और बुराई की छाया भी मिट जाती है और अब सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और सब लोग वापस से शहर लौट आते हैं और नए साल के मौके पर एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह से ये फैंटेसी एडवेंचर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी बाबा यागा सेज द न्यू ईयर की पूरी कहानी। क्या मस्त ट्विस्ट था ना। तो बाबा यागा एक विलन है या हीरो, अब ये बताना तो आप ही की मिस्ट्री है। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो ठोको लाइक और शेयर करो अपने थ्रिलर लविंग दोस्तों के साथ में। और हाँ, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया हुआ है, अभी जाओ और वो भी चेक करके आओ। तो चलिए चलते हैं ऐसे और भी ज्यादा धमाकेदार थ्रिलर एक्सप्लोरेशन